सोने चांदी की बाल वाली बेटी। बहुत समय पहले की बात है। नंदिनी अपने पिता रामानंद के साथ सुंदरपुर गांव में रहती थी। जब बचपन में नंदिनी की माँ का देहांत हो गया था, तब उसके पिता ने रीना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और नंदिनी की सौतेली माँ रीना काजल को भी लेकर आई थी। कुछ ही सालों बाद नंदिनी और काजल दोनों बड़ी हो जाती है। नंदिनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसके लंबे काले सुनहरे बाल उसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। नंदिनी की सुंदरता देखकर रीना उससे बहुत ही जला करती थी। तभी एक दिन, काजल, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है, तू भी नंदिनी की तरह अपने बालों की देख रेख किया कर। देख तो उसके बाल कितने लंबे काले सुनहरे हैं और मैंने तुझे न जाने कितने महंगे महंगे शैम्पू और तेल लाकर दिए हुए हैं, लेकिन तुझे इधर उधर घूमने से फुर्सत मिले तब ना, तभी तो तू अपने बालों पर ध्यान दे पाएगी। अरे माँ, नंदिनी के बाल बचपन से ही इतने सुंदर हैं और मेरे बाल उनके जैसे नहीं हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे रीना, मैंने जहाँ नंदिनी के रिश्ते की बात की थी, वहाँ पर उन लोगों को नंदिनी पसंद आ गई है और वे लोग अगले ही महीने शादी करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं अभी जाकर यह खुशखबरी नंदिनी को देकर आता हूँ। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, हर एक पिता का ये सपना होता है कि वह अपनी बेटी का धूमधाम से शादी करे और उसे खुशी खुशी उसके ससुराल भेजे। और वैसे भी राधे श्याम जी का परिवार बहुत अच्छा है, तो तुम उनके बेटे के साथ बहुत खुश रहोगी। और फिर इस तरह नंदिनी की शादी तय हो जाती है। इधर नंदिनी का इतने अच्छे घर में रिश्ता होता देख रीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वह नंदिनी से और भी ज्यादा जलने लगती है। अरे, मेरी बेटी काजल का भी तो इतने अच्छे घर में रिश्ता हो सकता था ना, लेकिन इस नंदिनी की वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि इस नंदिनी की शादी कैसे इतने अच्छे घर में होती है और ये शैम्पू मेरा काम आसान कर देगा। जब वो इसे अपने सर पे लगाएगी तो उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर मैं देखती हूँ कि एक गंजी लड़की से कौन शादी करता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। शादी वाले दिन रीना नंदिनी के पास जाती है और उससे कहती है, अरे नंदिनी, जाओ जल्दी से नहाकर आ जाओ, फिर तुम्हें शादी के लिए भी तो तैयार होना है ना। ये लो शैम्पू और इससे तुम अपने बाल अच्छे से धो लेना, इससे तुम्हारे बाल और भी सुंदर लगेंगे। भोली भाली नंदिनी वह शैम्पू लेकर नहाने चली जाती है और जैसे ही वो उस शैम्पू को अपने सर पर लगाती है, उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। हे भगवान, यह क्या हो गया? ये अचानक से मेरे सारे बाल कैसे झड़ गए और अब तो मैं गंजी हो गई। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? तभी नंदिनी भागकर अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। मेरे सर के सारे बाल झड़ गए और अब मैं गंजी हो गई। पता नहीं पिताजी, ये सब कैसे हुआ? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? तुम्हारी सारी सुंदरता तो तुम्हारे बालों से ही थी और अब तुम गंजी हो गई हो। अब तुमसे भला कौन शादी करेगा? हे भगवान, यह सब क्या हो गया? आखिर ये मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ आज ऐसा क्यों हुआ? इस तरह नंदिनी के टकली हो जाने की वजह से उसका रिश्ता भी टूट जाता है। अब रामानंद अपनी बेटी नंदिनी को लेकर बहुत परेशान रहता था। नंदिनी जब अपने पिता को इतना दुखी देखती, तब वह भी फूट फूट कर रोने लगती और ऐसा देख रीना और काजल मन ही मन बहुत खुश होती है। और अब तो गांव के लोग भी जब नंदिनी को देखते तो उसका खूब मजाक उड़ाते और उसे ताने मारते। अरे, ये मनहूस गंजी लड़की कितनी बदसूरत लग रही है। सही कह रही हो बहन, मुझे तो इसे देखकर डर भी लग रहा है। चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। हे भगवान, ये सब लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? अरे, मैंने भी सपना देखा था कि मेरी भी शादी होगी और मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगी, लेकिन अब मेरे सारे सपने टूट गए
और मेरी वजह से मेरे पिताजी भी इतने दुखी रहते हैं और यह सब देखकर मैं नहीं जी सकती। नंदिनी यह सोचकर नदी में कूदने जा रही होती है। तभी वहाँ पर उस नदी की रानी प्रकट हो जाती है। नंदिनी उन्हें देखकर बहुत ही घबरा जाती है और कहती है, अरे आप कौन है और इस नदी में क्या कर रही है? नंदिनी बेटी, मैं इस नदी की रानी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऐसा बाल दूंगी जिसे देखकर सब लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर सोने और चांदी के बाल ला दूंगी। इतना बोलकर नदी की रानी नंदिनी के सर पर अपना हाथ फेरती है। तभी नंदिनी के सर पर सोने और चांदी के बाल आ जाते हैं और वह सोने चांदी के चमकते हुए बाल नंदिनी की खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा रहे थे। अरे वाह, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत ही खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मैं फिर से पहले की तरह सुंदर हो पाई हूँ। आज आपने मेरी सारी मुश्किलों को दूर कर दिया नदी की रानी। नंदिनी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ और यह बाल तुम्हारी हमेशा मदद करेगी। तभी नंदिनी खुशी खुशी घर की ओर आने लगती है। उसी रास्ते में गांव के राजा के बेटे महाराणा प्रताप की सवारी जा रही होती है, इसलिए रास्ते पर जा रहे कुछ लोग को कुछ देर के लिए वहीं पर रोक दिया जाता है। अरे, ये राजा के बेटे को देखने के लिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। चलो, मैं भी इस भीड़ से निकलने की कोशिश करती हूँ। तभी महाराणा प्रताप की थोड़ी सी नजर नंदिनी पर पड़ जाती है। तभी वो कहते हैं, अरे ये सोने चांदी के बालों वाली लड़की, अरे इस भीड़ की वजह से उसका चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कितने खूबसूरत बाल हैं इसके। अरे यह क्या, ये लड़की अचानक कहाँ चली गई? लेकिन जिसके बाल इतने खूबसूरत हो तो वह खुद कितनी सुंदर होगी। इधर नंदिनी जल्दी से अपने घर जाती है। तभी नंदिनी अपने घर पहुंच जाती है। चलो, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस दुपट्टे से अपने बालों को ढक लेती हूँ, वरना माँ ने मेरे सोने चांदी के बाल देख लिया तो मुझसे ढेरों सवाल पूछने लगेगी। उसके बाद नंदिनी दुपट्टे से अपने सर को अच्छे से ढक लेती है। अरे, मैंने इस मनहूस नंदिनी की ऐसी हालत कर दी है कि अब इस बेचारी को अपने सर को छुपाना पड़ता है। अरे माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो उस नंदिनी के बाल को गायब कर दिया। इधर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर महाराणा प्रताप नंदिनी के खूबसूरत बालों में ही खोया हुआ होता है। तभी वह नंदिनी को सोचते हुए उसकी एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार महेंद्र प्रताप, आपकी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है और आपके लिए दूर दूर से रानियां भी ढूंढ कर लाई जा रही है, लेकिन यह आप किसकी तस्वीर बना रहे हैं और वह भी बिना चेहरे की? माँ, यह उस लड़की की तस्वीर है जिसके सर पर सोने और चांदी के बाल हैं और मैंने तय किया है मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। बस मुझे एक बार उसे ढूंढना है, लेकिन वो मुझे कहाँ मिलेगी, बस यही सोच रहा हूँ। अरे बेटे, सोने चांदी के बाल वाली लड़की, ये तो सिर्फ कहानियों में ही हुआ करती है। तुम्हें ऐसी लड़की कहाँ मिल गई? यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, इसलिए अब तुम यह जिद छोड़ दो। माँ, अब मुझे चाहे पूरे गांव में ही क्यों न ढूंढना पड़े, लेकिन मुझे उस लड़की को ढूंढना ही है और जिस भी लड़की के सोने चांदी के बाल होंगे मैं उसी से शादी करूँगा। इसलिए सैनिकों, तुम लोग ये गांव में खबर फैला दो कि जिस भी लड़की के बाल सोने चांदी के होंगे राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राजकुमार के कहने पर यह खबर पूरे गांव में फैला दी जाती है। यह खबर सुनकर रीना कहती है, क्या राजकुमार उस लड़की से शादी करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? चलो, मैं कल ही अपनी बेटी काजल के बालों में सोने चांदी का पानी चढ़वा देती हूँ। और वैसे भी राजकुमार को क्या पता चलेगा, और एक बार शादी हो जाएगी तो उन्हें काजल को अपनाना ही पड़ेगा। हाँ, यह बहुत ही सही मौका है। तभी रीना की तरह ही
गांव की और भी औरतों ने ये बात सुनी और उन्होंने भी अपनी अपनी बेटियों के बालों में सोने और चांदी का पानी चढ़वा दिया और अब तो गांव की सारी लड़कियों के बाल सोने चांदी के जैसे लगने लगे थे। यह देखकर सैनिक हैरान हो जाते हैं। तभी वह राजकुमार महाराणा प्रताप के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, राजकुमार, बहुत बड़ी उलझन हो रही है क्योंकि गांव में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबके बाल सोने चांदी के लग रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह कौन सी लड़की है कि जिसके बाल सच में सोने चांदी के हैं। सैनिकों, मेरे पास एक तरीका है। तुम लोग गांव की सारी लड़कियों को महल में आने को कहो। सैनिक जाकर गांव की सारी लड़कियों को महल में ले आते हैं। गांव की सभी लड़कियों के साथ नंदिनी भी सर पर कपड़ा बांधे उस महल में जाती है। आप सभी को इस महल में मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपने लिए एक सही जीवन साथी चुनना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी ने अपने बाल सोने चांदी के करवा लिए हैं। इसलिए अब एक एक करके गांव की सारी लड़कियों को इस फुहारे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, जिससे सबके बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ऐसे तो काजल की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी। तभी एक एक करके सारी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती है और जैसे ही उनके बाल पानी से धुलते हैं वैसे ही सबके बाल पहले की तरह हो जाते हैं और उन सबकी सच्चाई सामने आ जाती है। तभी एक सैनिक कहता है, राजकुमार, अब बस यही एक लड़की बची है। अरे राजकुमार, यह लड़की क्या फव्वारे के नीचे खड़ी होगी? अरे, इनमें से किसी लड़की के बाल सोने चांदी के नहीं है। पता नहीं वो कौन थी। अब तो बस ये आखिरी लड़की रह गई है और वह भी गंजी निकली। यह सुनकर नंदिनी घबराते हुए अपने सर से दुपट्टा हटाती है और गांव के सभी लोग नंदिनी के सोने और चांदी के बाल देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी जैसे ही नंदिनी फव्वारे के नीचे खड़ी होती है उसके बाल वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि उसके बाल तो सच में सोने और चांदी के थे। यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और नंदिनी से कहता है, सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे, आपसे शादी करना तो मेरा सौभाग्य होगा। इतना बोलकर नंदिनी खुशी खुशी शादी करने के लिए हाँ कर देती है और फिर बहुत ही धूमधाम से नंदिनी और राजकुमार की शादी हो जाती है। नंदिनी को उसके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। वहीं रीना अपना हाथ मलते रह जाती है। चांद पर जादुई लहंगों के घर का जादू। रामगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे रामगढ़ राज्य की खुशियों पर किसी बुरी शक्ति का प्रकोप लग गया हो। इन दिनों कहीं पर भी अचानक से आग लग जाती और फिर सब कुछ जलकर खाक हो जाता। उसके बाद वह आग पहले अपने आप ही बुझ जाती और फिर गायब हो जाती। वहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। अरे निर्मला बहन, क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। कल मेरी पूरी की पूरी फसल आग में जलकर स्वाहा हो गया। सब बर्बाद हो गया मेरा। अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब मैं तुमसे क्या कहूँ जानकी बहन, मेरा तो पूरा घर उस आग में जलकर राख हो गया। मैं तो कई दिनों से अपने बच्चों के साथ सड़क पर रह रही हूँ। निर्मला बहन, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें जल्दी ही महारानी लीलावती से मदद लेनी होगी। अब वही इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय हम सबको बता सकती है। जानकी और निर्मला समेत राज्य के कई लोग महारानी लीलावती से मिलने उनके राज्य में गए। महारानी लीलावती खुद ही इस आफत की वजह से परेशान थी, क्योंकि महल में भी कई बार आग लग चुकी थी और उस आग में उनके भी कई कीमती सामान जलकर स्वाहा हो चुके थे। देखिए, महारानी के रहते अगर हमारी प्रजा को कष्ट हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं खुद ही पिछले कई दिनों से इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोच रही हूँ। लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे कैसे निपटा जाए ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। महारानी, अगर ऐसा ही चलता रहा फिर हम सबको जल्दी ही इस राज्य को छोड़कर यहाँ से दूर जाना होगा। तभी दरबार की राजमाता कहती है, इस राज्य को छोड़कर
कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम में से कोई भी अगर यहाँ से जाने की सोची तो वो आग तुम लोगों को मारकर झुलसा देगी। अभी तक उस आग ने किसी की जान नहीं ली है, लेकिन अगर कोई भी गांव से बाहर गया तो वो आग उसे जलाकर खाक कर देगी। जानते हो ये सब इस गांव में क्यों हो रहा है? अरे तुम लोगों ने जो बोया है वही तो काटोगे। बूढ़ी राजमाता की बात को सुनकर पूरे राजमहल में खामोशी छा जाती है। राजमाता, ये आप क्या कह रही है? आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है? महारानी, इस पूरे राज्य पर देवी माँ का क्रोध फूटा है और देवी माँ के इस क्रोध से देवी माँ की वो सच्ची भक्ति हमें बचा सकती है। कौन है वो भक्त राजमाता? मैं खुद उनके पास जाऊंगी और उसके पैरों में गिरकर इस राज्य को देवी माँ के क्रोध से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करूंगी। मिष्टी नाम है उसका। मिष्टी? ये नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये वही मिष्टी है जिसे इस गांव के लोगों के द्वारा ऐसी सजा दी गई जो उसने की ही नहीं। मिष्टी एक अनाथ लड़की थी। वो भेड़ बकरियां चराया करती थी। उसके माता पिता का कोई पता नहीं था, क्योंकि मिष्टी जब बहुत छोटी थी तभी वो मंदिर के बाहर यशोदा को रोती हुई मिली थी। अरे ये बच्चा किसका है? कितनी प्यारी बच्ची है। इस मासूम को इस तरह यहाँ रोता छोड़कर कौन चला गया? यशोदा ने आसपास देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। यशोदा उस बच्चे को अपने घर ले आई। यशोदा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो मिष्टी को ही अपनी बेटी की तरह पालने लगी। लेकिन जब मिष्टी 12 साल की हुई तो एक दिन यशोदा की भी मृत्यु हो गई और मिष्टी बेचारी एक बार फिर से अनाथ हो गई। यशोदा के मर जाने के बाद मिष्टी ही उसके भेड़ बकरियों को चराया करती थी। मिष्टी यशोदा के भेड़ बकरियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। वो उसे हर दिन चराने ले जाया करती थी। देखो, जंगल में इधर उधर मत जाना, मेरे साथ ही रहना। चलो चलो। मिष्टी की भेड़ और बकरियां उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनती थी। मिष्टी बहुत ही सीधी, भोली और ईमानदार थी। वह बाकी समय माँ दुर्गा भक्ति में देती और उसका गुजारा बकरियों के दूध और भेड़ के ऊन से किसी तरह से चलता था। मिष्टी हमेशा खुश रहती थी, लेकिन एक कसाई की नजर मिष्टी के भेड़ और बकरियों पर थी। उसने 1-2 बार उसके भेड़ और बकरियों को चुराने की भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। पता नहीं इस मिष्टी ने अपने भेड़ और बकरियों पे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। ये तो किसी लालच में नहीं आती। मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। कसाई ने दुर्गा मंदिर के पुजारी को रुपयों का लालच देकर मिष्टी को फंसाने की एक योजना बनाई। मिष्टी हर शाम अपने भेड़ और बकरियों को चराकर दुर्गा मंदिर जरूर आती थी और वहाँ काफी देर तक बैठकर माता रानी की प्रतिमा को एकटक देखती और उनसे ढेर सारी बातें किया करती थी। कभी मंदिर के प्रांगण से फूल तोड़कर चढ़ाती तो कभी फल। यशोदा के जाने के बाद वो दुर्गा मैया को ही अपनी माँ मानकर हर सुख दुख उनसे बताया करती थी। उस शाम भी मिष्टी मंदिर में ही बैठी थी। तभी पुजारी जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाय, घोर अनर्थ हो गया। मंदिर में चोरी हो गई। माता के सारे आभूषण की चोरी हो गई। उस समय मिष्टी मंदिर में अकेली थी, इसलिए पुजारी ने चोरी का सारा इल्जाम मिष्टी पर लगा दिया और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लिया। पुजारी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो अभी अभी यहाँ आई थी। मैं चोर नहीं हूँ पुजारी जी। मैं भला माता का आभूषण क्यों चुराऊंगी? नहीं पुजारी जी, नहीं, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। अरे ये तो मेरी माँ है। ए लड़की, तू ज्यादा सीधी बनने की कोशिश मत कर। सीधा सीधा बता, आभूषण कहाँ है? लगता है ऐसे नहीं बोलेगी। इसे महारानी लीलावती के पास लेके चलो, अब वही इसको सजा देगी। बेचारी मिष्टी को क्या पता था कि वह किस तरह से साजिश का शिकार हो रही है। उसे महारानी के पास ले जाया गया। पुजारी, कसाई और गांव के लोग मिलकर
मिष्टी को चोर साबित कर देते हैं। चोरी की सजा में महारानी उसे 100 कोड़े मारने की सजा देती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राज्य के नियम के अनुसार मिष्टी को गांव से निकाला मिलता है। बिना किसी गलती के मिष्टी को सजा मिलती है। मिष्टी के जाते ही वह कसाई उसके सारे भेड़ और बकरियों को मारकर उसका मांस बेचकर बहुत से पैसे कमाता है। उधर मिष्टी दूसरे राज्य में तो चली जाती है, लेकिन उसे अपने भेड़ और बकरियों की बहुत याद आती है। एक दिन वह छुपकर अपने भेड़ बकरियों को देखने रामगढ़ राज्य आती है, लेकिन वहां आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सारी भेड़ और बकरियां तो मारी गई। यह सुनकर मिष्टी को बहुत ही दुख होता है। हे दुर्गा मैया, तेरे होते हुए मुझे मेरी बिना गलती की सजा मिली, मेरे मासूम भेड़ बकरियों को भी सजा मिली। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। यह सोचकर मिष्टी आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर चली जाती है। मिष्टी जैसे ही पहाड़ी से कूदने वाली थी, तभी एक परी ने उसे देख लिया और वह उसकी जान बचाती है। बेटी, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। परी जी, मुझे इस जालिम दुनिया में जिंदा नहीं रहना, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, प्लीज मुझे मर जाने दीजिए, मैं अब नहीं जीना चाहती, मुझे मर जाने दीजिए। परी ने मिष्टी को बहुत समझाया। मिष्टी परी की बात तो समझ गई, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। परी जी, मैं आपकी बात मानकर आत्महत्या नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ इस धरती पर रही तो पल पल मरती रहूंगी। मुझे आप यहाँ से कहीं दूर भेज दो, प्लीज परी जी। धरती पे नहीं रहना है, फिर कहाँ रहना चाहती हो मिष्टी? मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी दूर रहना है जहाँ कोई भी इंसान नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में भेज देती हूँ। अब तुम वही सुकून से अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी बिताना। तभी परी एक जादू करती है और मिष्टी उड़ते हुए चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में पहुंच जाती है और वो वही जादुई लहंगों के घर में रहने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी निर्दोष माता के भक्त पर किया गया अत्याचार लोगों को एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। मिष्टी को उस राज्य के लोगों ने बहुत ही परेशान किया था, इसीलिए माता का क्रोध का कहर उस राज्य के लोगों पर उतरने लगा। ये तो घोर अनर्थ हो गया राजमाता, ये तो हमसे घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। इसीलिए तो माता का कहर इस राज्य के लोगों पर बरस रहा है। लेकिन राजमाता, हमें इस कहर से कैसे मुक्ति मिलेगी राजमाता? हमें फिर से मिष्टी को यहाँ लाना होगा, यहाँ इस गांव में, और वही अब माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माता के कहर से इस गांव को बचा सकती है। राजमाता, लेकिन मिष्टी तो हमेशा के लिए चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में रह रही है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? चांद पर जाने का मार्ग आपको उसी परी से मिलेगा जिसने मिष्टी को चांद पर भेजा है। ये चिट्ठी है महारानी, वो परी मेरी खास चहेती है। ये चिट्ठी देखकर वो आपकी मदद जरूर करेगी। आपको चांद पर जाकर मिष्टी को यहाँ आने के लिए मनाना होगा और उसे उसके भेड़ बकरियां फिर से देनी होगी। लेकिन उससे पहले उस कसाई और उस पुजारी को कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। महारानी ने उस कसाई और पुजारी को कठोर दंड दिया और उसके बाद राजमाता से वो चिट्ठी लेकर परी की तलाश में निकल पड़ी। आखिरकार उन्हें वो परी मिल गई और महारानी ने वो चिट्ठी उस परी को दे दी। उस परी ने फिर से एक बार जादू किया और महारानी अचानक से हवा में उड़ते हुए चांद पर पहुंच गई। वहां पर उन्होंने देखा कि मिष्टी चुपचाप उदास सी अपने जादुई लहंगों के घर में बैठी है। महारानी लीलावती मिष्टी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मिष्टी ने जब महारानी को अपने सामने देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपना मुंह फेर लिया। तब महारानी ने कहा, हमें माफ कर दो मिष्टी, कृपया हमें माफ कर दो। हमें सारी सच्चाई का पता चल गया है।
हमने असली दोषी को सजा भी दे दिया है। महारानी, आपकी इस सजा से क्या मेरी मासूम भेड़ बकरियां वापस आ जाएंगी क्या? मैंने जो अपमान सहा, बिना कसूर का सजा दिया गया मुझे, वो दर्द वापस हो सकता है क्या? बताइए। मिष्टी, उसी की तो सजा पूरा राज्य भुगत रहा है। मिष्टी, सबकी जान अब तुम्हारे हाथों में ही है। अगर तुम यहाँ से वापस उस राज्य में नहीं गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मिष्टी। उसके बाद महारानी लीलावती ने मिष्टी को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर मिष्टी बहुत ही चिंतित हो गई और उसे भी अपने राज्य के लोगों की फिक्र होने लगी। वह उसी समय महारानी लीलावती के साथ धरती पे जाने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों हवा में उड़ते हुए चांद से धरती पर आ गए। मिष्टी तुरंत दुर्गा मंदिर में गई और माता के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। माँ, दया कर माँ, माफ कर दे माँ इस राज्य के लोगों को। माँ, अपना कहर वापस ले लो माँ, अपना क्रोध वापस ले लो माँ। मिष्टी के कहने पर मंदिर से एक ज्योति प्रकट हुई और फिर ज्योति घने बादल में बदल गई और पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। माँ दुर्गा ने अपना क्रोध वापस ले लिया। जिनकी भी फसलें जल गई थी, जिनका घर जल गया था, सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। मिष्टी अब धरती पर ही रहने लगी। महारानी ने उसे नई भेड़ और खूब सारी बकरियां दी। मिष्टी अभी भी हर दिन अपने भेड़ और बकरियों को चराती और उसी आस्था के साथ माता के मंदिर में जाकर रोज पूजा किया करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।